Hello students, my today's topic is merits and demerits of geometric and harmonic mean. अब merits and demerits कहते हैं किसको है? merits कहते हैं किसी भी चीज़ की खूबियों को और demerits कहते हैं किसी भी चीज़ की खामियों को। ठीक है, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन इनकी कहाँ कहाँ पे ये खूब मतलब कि इसकी क्या खूबी है जिसकी वजह से ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करना ईजी होता है और क्या इसकी खामी है जिसकी वजह से ज्योमेट्रिक मीन फेल हो जाती है अप्लाई करने में। सिमिलरली हार्मोनिक मीन की क्या क्या खूबियाँ हैं और कहाँ कहाँ पे ये हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक मीन के मेरिट्स हैं। मेरिट्स कम, मैं इसको यूजेस ज़्यादा कहूँगी कि मैंने दो ही चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, कि एक तो ये कि ये रेशो स्केल डाटा में यूज़ हो सकता है। ज्योमेट्रिक मीन रेशो स्केल डाटा में इस तरह का डाटा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में और जिसमें ट्रू ज़ीरो जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि इसमें ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। अब ट्रू ज़ीरो क्या है कि जिसमें ज़ीरो का मतलब वाकई ज़ीरो होता है, यानी कि कहीं पे ज़ीरो आ गया तो उसका मतलब ज़ीरो मार्क्स है, तो इसका मतलब है आपके मार्क्स ज़ीरो, मतलब कोई आपके मार्क्स नहीं है। इस तरह इसका दूसरा जो यूज़ है या मेरिट है, ये इंडेक्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर्स एक कंप्लीट एक डिफरेंट ये फील्ड है स्टेटिस्टिक्स में, जो इकोनॉमिक्स में या इन्फ्लेशन वगैरह के रेट को डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब आ जाए जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके डीमेरिट्स। ठीक है, डीमेरिट्स इसकी ज्योमेट्रिक मीन के एमसीक्यूज़ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ में और यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इसका ये पूछे जा सकते हैं। क्या है ज्योमेट्रिक मीन का डीमेरिट? इट वैनिश, फर्स्ट वाला इसका क्या है? इट वैनिश व्हेन एनी ऑफ द डाटा वैल्यू इज़ ज़ीरो। वैनिश मतलब ये ख़त्म हो जाती है, आप ये इसकी आंसर ही नहीं देती, ज़ीरो आंसर आ जाएगा इसका अगर कोई भी डाटा वैल्यू आपकी ज़ीरो है। आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन हैं, 20 हैं, 30 हैं, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ख़त्म हो जाएगी ज्योमेट्रिक मीन अगर उनमें से कोई एक भी वैल्यू ज़ीरो आ जाए। लेट्स सपोज आप मार्क्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना चाहें, 10 स्टूडेंट के आपके पास मार्क्स हैं, 10 में से किसी के जो है वो 50 हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 23 हैं, तो डेफिनेटली किसी के स्टूडेंट का मार्क्स ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ज़ीरो आंसर आ गया, डाटा वैल्यू आ गई, तो आप उस वक्त ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड इसका डीमेरिट है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द डाटा वैल्यू इज़ नेगेटिव। आप ये ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते अगर कोई भी डाटा वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए। लेट्स सपोज मार्क्स की बात करती जा रही हूँ, समटाइम नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर किसी के मार्क्स जो है वो ज़ीरो है और नेगेटिव मार्किंग के थ्रू माइनस स्कोर आ गया उसका, तो आप उस पर ज्योमेट्रिक मीन फेल हो जाती है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब उसकी वजह मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के जो मेरे मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसीज में जिसमें मैंने फार्मूलाज को डिस्कस किया था, तो अगर मैं आपको फार्मूला दिखाऊं अनग्रुप डाटा में, मैंने बताया था कि आपके पास एक तो ज्योमेट्रिक मीन का ये बाय डेफिनेशन फार्मूला है। बाय डेफिनेशन, ठीक है, सारी वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें और जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी nth रूट कैलकुलेट कर लें, तो वो आपके पास आ जाएगी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की जो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला है वो थोड़ी सी वैल्यूज़ के लिए तो करेक्ट है, लेकिन जैसे ही हमारे पास डाटा वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाए, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो जाए, डाटा लार्ज होना स्टार्ट हो जाए, आप उसमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतनी ही वैल्यूज़ मतलब कि बड़ा बड़ा आंसर आता जाता है और हमें कंप्यूटिंग में या कैलकुलेशंस करते वक्त बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो ये है ज्योमेट्रिक मीन आप उसका लॉग ले लें, जितनी वैल्यूज़ हैं उनका लॉग लें, साम लें, एन पे डिवाइड करें और देन उसको ओरिजिनल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए आप उसका एंटी लॉग ले लें, तो हमारे पास आ जाएगी ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन आपको ये भी पता है कि लॉग जो है ये लॉग बेस 10 में है और जब भी आप ज़ीरो का लॉग लेंगे तो उसमें आप लॉग नहीं ले सकते। अब यहाँ मैंने ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट डीमेरिट है सॉरी, उसका एक प्रूफ दिया है छोटा सा। फर्स्ट कर लें, आपके पास वैल्यूज हैं 35, 45, 47 और 30। आपसे कहा जा रहा है इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें। चार वैल्यूज हैं तो मैंने बाय डेफिनेशन फॉर्मूला यूज़ किया, यानी कि चारों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया और चार वैल्यूज़ हैं तो nth रूट जो इसकी है वो आएगी इसकी 4। ठीक है, 4। अब क्या है, मैंने इसको बताया भी है कि आप अंडर रूट को ख़त्म करें तो जो चीज़ यहाँ पे आपके पास होती है रूट में, आप उसको पावर में चेंज कर देते हैं, लेकिन 1/, की फॉर्म में। ठीक हो गया, तो 1/, ये आपके पास आ गया। इसको आप सोल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर आया 38.60।
फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब मैंने इसमें क्या कर दिया है, 35, 45, 47 और एक मैंने वैल्यू जो ऐड किया है डैट इज़ 0। अब क्या होगा कि जब भी आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब होगा क्या, जब 0 से मल्टीप्लाई होगी सारी वैल्यू तो डेफिनेटली आंसर सारे का सारा क्या हो गया, 0। अपनी हर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी 35, 45, 47, लेकिन जैसे ही 0 ऐड किया तो क्या हुआ, सारा का सारा आंसर 0 हो गया। तो आपकी ज्योमेट्रिक मीन 0 होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा डीमेरिट यानी कि ज्योमेट्रिक मीन की खामी है कि 0 तो खुद एक वैल्यू है, अगर वो आ गई तो अब इसका ये मतलब थोड़ी कि आप उस अपने डाटा का सेंटर ही फाइंड ना कर सके। याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, यानी कि आप अपने डाटा का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसा सेंटर है कि आपका एक वैल्यू के 0 होने से सारा काम ही ख़राब हो गया। दूसरा इसका जो डीमेरिट था, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी ऑफ द डाटा वैल्यू इज़ नेगेटिव। तो इसका मैंने प्रूफ मतलब कैसे दिया है, ये देखें, अब आपका डाटा है 35, 40, वही डाटा है, सिर्फ आपको सिर्फ समझाना ये है कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो क्या होता है। नेगेटिव वैल्यू आपके डाटा में आ गई, आपने अपने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाया बाय डेफिनेशन, क्योंकि 4 वैल्यूज़ हैं तो बाय डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। आप जब भी मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पावर लेंगे, ठीक है, आप उसकी पावर ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो रीज़न, आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये आप कैलकुलेटर पे यूज़ करके देखिएगा, आप आंसर जो है वो मैथ एरर आ जाएगा। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला चेक करें, जो दूसरा फॉर्मूला इसका ये वाला लॉग वाला, आप किसी भी वैल्यू का नेगेटिव वैल्यू का लॉग कैलकुलेटर पे लेके देखिएगा, वहाँ आ जाता है नॉट पॉसिबल या मैथ एरर। तो जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन ही कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो ये इनका प्रूफ है कि आप ये दोनों मैं बता रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर डाटा में 0 आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन वैनिश हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है, आंसर 0 आ जाता है। अगर आपके डाटा में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आंसर जो है वो आप कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट भी नहीं लिया जा सकता और नेगेटिव वैल्यू का लॉग भी नहीं लिया जा सकता। जैसे ही मैं आप ये लेक्चर वीडियो नोट करें, साथ ही आप लोग कैलकुलेटर पकड़ के देखिएगा, नेगेटिव वैल्यू का लॉग लेके देखिएगा, वो लॉग नहीं कैलकुलेट होगा। ये तो था ज्योमेट्रिक मीन। अब आ जाए हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का मेरिट्स और दूसरी बार फिर वही बात कि इसका यूज़, मेरिट्स यानी कि खूबी की बजाय तो मैं इसको कहूँगी कि ये इसका यूज़ है कि इट इज़ यूज इन केस ऑफ रेट्स एंड परसेंटेज डाटा। अगर आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में डाटा आ जाए तो उस सिचुएशन में हार्मोनिक मीन को ज़्यादा बेटर है कि यूज़ किया जाए। और डी मेरिट्स, फिर वही बात की, इसका डी मेरिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मेरा फोकस भी इसी के ऊपर है कि डी मेरिट पहला इसका ये है जी, पहले एक ही लिखा है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी ऑफ द डाटा वैल्यू इज़ 0, ठीक है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट ही नहीं है, वैनिश की बात नहीं है, ये कैलकुलेट ही नहीं हो सकती अगर डाटा वैल्यू कोई भी 0 आ जाए। अब फिर वही बात, डाटा फिर मैंने वही लिया है 35, 45, 47 और 0। अब इसका मैं अगर आपको जाऊँ रीजनल फार्मूलाज में हार्मोनिक मीन का, तो ये एक तरफ तो ग्रुप अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, एक ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला लिखा हुआ है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इनको कम्प्लीटली डिस्कस भी किया है, ठीक है। इसमें देखें हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं, 1/x का क्या मतलब होता है, एक्स तो हम लोग अनग्रुप डाटा में कहते हैं अपनी वैल्यूज़ को, जो डाटा वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, हर डाटा वैल्यू को हम एक्स कह देते हैं। 1/x क्या हो जाता है, हर डाटा वैल्यू का उस रेसिप्रोकल, उलट देना, ठीक है। 35 है तो 1/35, 50 है तो 1/50, 1/x होगा, यानी कि रेसिप्रोकल होगा। अब जब 0 आ गया तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0। और ये हम बहुत बेसिक क्लासेस में 6, 7 में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/0 होता है, और 1/0 हम डिवीजन में 0 तो आना ही चाहिए, वो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। तो वही बात यहाँ मैंने उसको उसी एग्जांपल को लेके हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि अनग्रुप डाटा है, n/समीशन 1/x, n कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 आपके डाटा में, 1, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ हैं। 1/x का क्या मतलब है, हर वैल्यू का रेसिप्रोकल। 35 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/35। 45 का है तो 1/45, 47 1/47, 0 1/0। और समीशन का क्या मतलब है, समीशन का मतलब होता है ऐड करना,
तो हर वैल्यू, हर रेसिप्रोकल को आपने प्लस 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 करते गए। प्लस किया, 1/0 पॉसिबल नहीं है, मैथ एरर है, ठीक है। कैलकुलेटर पकड़ के देखिएगा, 1 को 0 पे डिवाइड कर लीजिएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0 आपको मैथ एरर। और जब यहीं पे मैथ एरर आ गया तो बाकियों को आप ऐड कर ही जाएँ, जो मर्ज़ी कर लें, आप लोग कर ही नहीं सकते कुछ भी। तो इस वजह से हार्मोनिक मीन भी आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये थे हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स बाकी जो है मीयर्स और सेंट्रल टेंडेंसी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी।